फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है एक पिता की दर्द भरी इमोशनल कहानी। बुढ़ापे की दर्द ने एक पिता की दिल को झकझोर दिया। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह का समय था। बाहर अभी हल्का अंधेरा ही था, लेकिन आसमान में सूरज की उदय होने की थी। पक्षियों की धीमी चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। घर के अंदर शांति थी। बस पुरानी घड़ी की टिक टिक और पंखे की धीमी आवाज कमरे में गूंज रही थी। बिस्तर पर बूढ़े 65 साल के सुधीर जी अपनी नींद पूरी कर चुके थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था। धीरे से वह उठे और अपनी पत्नी को देख बोले, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, शांति उठ भी जा, अब सुबह हो गए हैं, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। शांति जी की आंखें अभी भी बंद थी। सुधीर जी की आवाज पर उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और करवट बदलते हुए बोले, हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं अभी उठ जाऊंगी। सुधीर जी मुस्कुराते हुए उनकी ओर एक नजर डालते हैं। जैसे ही जाने लगते हैं, कदम रुकते हैं और फिर पलटकर कहते हैं, अरे सुनो, कल रात तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा मन चिकन बिरयानी खाना है। मैं आते वक्त मार्केट से गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेते आऊँगा, बस तुम उठकर चाय बनाकर पी लेना। शांति जी ने बिना आँख खोले हल्की सी मुस्कान दी और नींद में भी उस प्यार भरी बात को महसूस कर रही हो। सुधीर जी ने एक नज़र और डाली, जैसे वही लम्हा उनके दिल की शुरुआत का सबसे कीमती हिस्सा हो। फिर उन्होंने दरवाजे के पास रखा अपना पुराना थैला उठाया, जो कभी सब्जी लाने में काम आता था। दरवाजा खोलते ही बाहर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया और आत्मविश्वास भरे कदमों से वह अपने रास्ते निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि उस सुबह की मिठास ने कुछ ऐसा घुला हुआ है जो उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। सड़क किनारे हल्का धुआं उठ रहा था। उनकी आंखें दुकान के अंदर बन रही बिरयानी पर टिकी थी। फिर थोड़ा रुककर वह बोले, भैया एक प्लेट चिकन बिरयानी देना, गर्मा गर्म ही देना। उन्होंने थैले से पैसे निकालते हुए कहा। तभी पीछे से कोई आवाज आई, अरे सुधीर, डाइटिंग का नया तरीका ढूंढ शुरू किया है क्या? सुबह सुबह गर्म चिकन बिरयानी, वाह भाई वाह। सुधीर जी ने चौंक कर देखा और बोले, अरे सुधीर। उनके चेहरे पर हंसी दौड़ गई। सामने रमेश था, उनका पुराना दोस्त, और पड़ोसी हाथ में अंगूठा, कंधे पर सब्जियों का झोला और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। जी हंसते हुए बोले, अरे नहीं यार, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो मैं तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। फिर यह सुबह सुबह चिकन बिरयानी किसके लिए? रमेश ने आंख दबाकर पूछा। सुधीर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी भाभी शांति कल रात कह रही थी कि मन कर रहा है चिकन बिरयानी का, तो सोचा आज वॉक से लौटते हुए ले लूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ले लिया हूँ उसका दिल रखने के लिए। अच्छा, अब समझा प्यार का पुराना नुस्खा। रमेश ने ढाका मारा। वैसे सुधीर जी ने थैला थमाते हुए कहा, इस उम्र में खुद खा लूं तो भी उलाहना ना आऊं तो भी सिकवा। सोचा क्यों ना आज बीवी के लिए एक मीठी सुबह बना दी। रमेश ने हंसते हुए सुधीर जी के कंधे पर हाथ मारा। बिल्कुल सही सोच है दोस्त, बस यही मिठास बनी रहे हमेशा। अच्छा चल, मैं निकलता हूँ, नहीं तो तुम्हारी भाभी शांति पूछेगी कहाँ अटक गए इतनी देर से। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं मिलन चौक पर। ऐसा बोल रमेश जी चले गए। सुधीर जी ने गर्मा गर्म चिकन बिरयानी का पैकेट लिया, थैले में रखा और दुकान के कोने पर खड़े होकर एक बार फिर मुस्कुराए। बस शांति के चेहरे की मुस्कान देख लूं तो दिन बन जाए। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सुबह की यह मिठास उस घर के माहौल को मीठा कर पाएगी, या फिर उस दरवाजे के पार एक और कड़वा सच उनका इंतजार कर रहा है? सुधीर जी हाथ में थैला लिए मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही वह अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी और आंखों में शांति की मुस्कान देखने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। शांति देखो, मैं चिकन बिरयानी ले आया हूँ। उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए आवाज दी, लेकिन भीतर से कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने चिकन बिरयानी का थैला मेज पर रखा और सीधा कमरे में पहुंचे। बिस्तर पर शांति जी उसी तरह लेटी हुई थी जैसे वह उन्हें सुबह छोड़कर गए थे। सुधीर जी ने हल्के से चिढ़ते हुए कहा, बाजी वाह, तुम तो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो, क्या बात है, आज उठने का मन ही नहीं है क्या? लेकिन जब शांति जी नहीं उठी तो वह पास आकर पलंग के किनारे बैठे और प्यार से बोले, देखो
गरम गरम चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ, अब तो उठ जाओ। जैसे ही उन्होंने शांति जी के हाथ को छूकर हिलाना चाहा, हाथ एकदम से ढीला होकर पलंग के किनारे लुढ़क गया। सुधीर जी का हाथ वहीं थम गया। चेहरे की मुस्कान जैसे खत्म हो गई। एक पल को उन्होंने सोचा, शायद शांति मजाक कर रही है या गहरी नींद में है। शांति उठो ना। अब उनकी आवाज में कप कपी थी। उन्होंने शांति जी का चेहरा अपनी ओर किया, लेकिन वह चेहरा अब बिना किसी भाव के था। ना गर्मी, ना हरकत, ना मुस्कान, बस एक गहरी भयानक शांति। यह मजाक मत करो, देखो देखो, मैं चिकन बिरयानी लाया हूँ, दूध भी गर्म कर दूंगा। सुधीर जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो एक बार फिर शांति का हाथ थामते हैं, लेकिन अब वो हाथ सिर्फ एक नाम बन चुका था। शांति जिसकी सांसें अब उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। नहीं नहीं शांति उठो, शांति देखो ना देखो। उनकी आवाज अब सिसकी में बदल चुकी थी। घर के कोने कोने में सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ चुप नहीं था, चीख भी रहा था। मेज पर रखी चिकन बिरयानी की थैली अब अपनी मिठास खो चुकी थी, जैसे किसी ने जिंदगी से स्वाद छीन लिया हो। सुधीर जी अपने कांपते हाथों में शांति का निर्जीव शरीर थामे जैसे अपनी पूरी दुनिया को बाहों में समेटने की आखिरी कोशिश कर रहे हो। आंखों में बहती चुप्पी, होठों पर बिखरा दर्द और दिल में सिर्फ एक सवाल, शांति ऐसे कैसे चली गई तुम? सुधीर जी कुछ पल वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहे। आंखें बस शांति जी के चेहरे पर टिकी थी और फिर आंखों से बहते आंसुओं को कांपते हाथों से पोंछा, लेकिन दिल के अंदर की टूटन हर सांस के सांस चीख रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कांपते हाथों से शांति के चेहरे को सहलाया, जैसे अब भी उम्मीद हो कि वह अचानक आंखें खोलकर बोल उठेगी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुधीर जी ने अपनी पीठ को दीवार का सहारा दिया और किसी तरह उठे। पैरों में जैसे जान बाकी नहीं थी, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, किसी को बुलाने की, कुछ कहने की। वह लड़खड़ाते कदमों से वह दरवाजे तक पहुंचे और वहीं से भरभराई आवाज में अपने बेटे को पुकारा, सुजीत, ओ सुजीत बेटा, जरा नीचे आओ, तुम्हारी माँ शांति उठ नहीं रही। ऊपर कमरे में पंखे की आवाज के बीच बेटे की नींद भंग हुई। सुजीत चिढ़े हुए स्वर में बोला, अब क्या हो गया पापा? सुबह सुबह शांति से सोने भी नहीं देते, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सुधीर जी की आंखें दरवाजे पर टिकी थी, शायद बेटा दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन वहां सिर्फ आवाज गूंजी, चिंता नहीं, शांति उठ नहीं रही। बहुत कोशिश की बेटा, शायद यह शब्द उनके गले में अटक से गए थे। वो दरवाजा के पास दीवार से टिक कर खड़े हो गए। कुछ देर में सुजीत सीढ़ियां उतरते हुए आया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उलझन और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। सीधे दरवाजे के पास आकर झांका, शांति जी वैसे ही चुपचाप लेटी थी। जी कांपती आवाज में बोले, बेटा तू डॉक्टर को फोन कर दे। लेकिन सुजीत ने ठंडे लहजे में कहा, अब कोई फायदा नहीं पिताजी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, माँ मर गई। सुधीर जी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन आंखों से बहता हुआ हर आंसू चुपचाप चीख रहा था, शांति तुम ऐसे कैसे चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊं? शांति। तभी पीछे से सीमा आई, बाल बिखरे हुए, हाथ में मोबाइल फोन और गिलास में आधी चाय। अपनी सास की तरफ देख कंटीली हंसी के साथ बोले, क्या हुआ? अब माँ जी उठी नहीं? क्या मर गई क्या? चलो अच्छा है, अब रोज रोज की नाटकबाजी नहीं देखनी पड़ेगी। सुधीर जी की आंखें अब शांति जी पर नहीं सीमा पर थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक मौन था जो हजार सवालों से भरा था। उसे अब चिकन बिरयानी की थैली को जो मेज पर रखी थी वहाँ पड़ी पड़ी ठंडी हो चुकी थी। मिठास अब नहीं रही थी, ना थैली में ना घर में। अपने पिता को रोता देख सुजीत बोला, पिताजी अब यह रोना धोना बंद करो और हजाम को बुलाओ और दाह संस्कार की तैयारी करो, और हाँ जल्दी करो, दोपहर में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। इतना सुनते सुधीर जी धीरे से बोले, तेरी माँ है, या कुछ तो लिहाज कर ले। सुधीर जी की आवाज कांप रही थी, पर बेटे का चेहरा पत्थर सा। बिना एक सेकंड, बिना एक भाव के वो ताने भरे लहजे में फिर बोला, अब आप इमोशनल ड्रामा मत शुरू कीजिए पिताजी, हर किसी को एक दिन जाना होता है। माँ चली गई तो रोने से वह वापस नहीं आएगी। अब शायद भावुक बनने की उम्र भी नहीं रही आपकी। सुधीर जी की आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी शीतल भी बोल पड़ी, और सुनिए, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है,
यह दाह संस्कार, नहाना धोना करने और एक तरफ बैठकर रोने का। मुझे शाम को पार्लर जाना है, सहेली की शादी है, तो जल्दी निपटाइए इस सबको। सुधीर जी एक तक अपनी पत्नी को देखते रहे, जिसके साथ उम्र का हर मौसम बांटा था, और अब वह चुप पड़ी थी। शायद इस बेरुखी को देखना भी नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर में पड़ोस की कुछ औरतें आ गई। एक ने पूछा, भाई साहब क्या हुआ शांति दीदी को? जी, उसने धीरे से कहा, उठी नहीं सुबह से, बस सोई रह गई। किसी ने धीरे से उसके चेहरे पर सफेद चादर उठा दी। कोई रो नहीं रहा था, बस एक तरफ सुधीर जी भूत बने बैठे थे, आंखों में आंसू लिए, और उनकी दुनिया जैसे उस सफेद चादर के साथ ढक गई थी। तभी सुजीत बाहर से आता है और दो लोगों को देखकर कहता है, अरे जल्दी उठाइए ना, एम्बुलेंस वाला इंतजार कर रहा है, देर हो रही है। सुधीर जी ने अचानक उसकी बात सुनी और सिर घुमा लिया। फिर धीरे से बोले, थोड़ी देर और रुक जाने दे। शीतल चीटकर बोले, अब क्या करना है, रुके रुके, कहीं और भी दाह संस्कार होने हैं। क्या हद है, कितना ड्रामा करोगे पिताजी, आप ऐसा बोल। शीतल बाहर औरतों के बीच जाकर बैठ गई और फिर रोने का ड्रामा करने लगी। तभी पड़ोस की अम्मा धीरे से पास आकर बैठी और बोली, सुधीर भैया, शांति बहुत सीधी थी, कल रात भी तो मैं मिलके गई थी, उससे बहुत हंसकर बातें की है हम दोनों ने। आखिर फिर अचानक यह सब कैसे? सुधीर जी कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें अब सूखी लग रही थी, शायद आंसू भी थक गए थे। इतने में रमेश आता है, सिर झुकाकर सुधीर जी के पास बैठता है और धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखता है। भाई, मैं जानता हूँ तुम कितना टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। शांति जी को हो गए 1 सप्ताह हो चुके थे। घर की खामोशी अब धीरे धीरे आदतन में ढल रही थी। वह खामोशी जो हर दीवार में टकराकर वापस गूंजती थी, पर अब कोई सुनने वाला नहीं था। सुधीर जी आज भी रोज की तरह उठे, लेकिन इस बार उनके हाथ में तौलिया नहीं था, बल्कि शांति जी की तस्वीर थी। वही तस्वीर जो 1 सप्ताह पहले चिता के सिरहाने रखी गई थी, जिसे उन्होंने सबसे बाद में उठाया था, जैसे कोई आखिरी चीज थी जो उनकी पत्नी से जुड़ी रह गई हो। उन्होंने उस तस्वीर को धीरे से उठाया, एक अजीब सी नरमी और कांपते हाथों के साथ, फिर चुपचाप उसे अपने तकिए के पास रख दिया, जैसे उनकी पत्नी अब भी वही हो, बस बोल नहीं रही। वह वहीं पलंग के किनारे बैठे रहे, नजरें दीवार पर टंगी, घड़ी पर जा टिकी। सुबह का यही तो वक्त होता था जब शांति जी उठती थी चाय बनाने के लिए। एक लंबी सांस उनके सीने से निकली, धीमी, थकी हुई, जैसे कोई बोझ उतर ही नहीं रहा। और तभी स्मृतियों का एक बिखरा हुआ दृश्य सामने उभर आया। धुंधला लेकिन चुभता हुआ शांति का वो ठंडा हाथ जो उन्होंने उस सुबह उठाने की कोशिश की थी। वो हाथ थोड़ा भारी था और नाखून नीले, हाँ नीले जैसे कुछ था। वहाँ सुधीर जी की सांस थम गई। एक पल को नजर स्थिर हो गई। चेहरे पर कोई डर नहीं था, पर उलझन सी बहुत गहरी। क्या सच में कुछ नाखून नीले थे या मेरा ही भ्रम था? उस वक्त कमरे की खामोशी और गहरी हो गई थी, जैसे शांति जी की याद के साथ कोई और भी बात वहाँ ठहर गई हो। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी उन्हें खुद भी नहीं पता था। फिर उन्होंने अपनी आंखें झपकाई, एक लंबी सांस ली और हल्के से सिर झुका लिया। फिर मन ही मन बोले, नहीं, यह सब मेरा वहम है। 4 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ, शायद उसी थकावट ने दिमाग में यह सब भर दिया। उन्होंने शांति की तस्वीर को पलंग के सिरहाने और सहेज कर रखा, फिर धीरे से उठे और कमरे से बाहर निकलकर रसोई में चले गए। चूल्हे पर पानी रखा और शांति जी की तरफ ही 2 कप चाय बनाने के लिए, एक अपने लिए और दूसरा आतन अब भी शांति जी के लिए। जब चाय बनकर तैयार हुई तो 1 कप उन्होंने पास की खाली कुर्सी पर रख दिया। थोड़ी देर वह वहीं बैठकर चुपचाप चाय पीते रहे। कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक दिन और जो शांति जी के बिना भी जैसे जीना जरूरी हो गया था। शांति जी के जाने के बाद सुधीर जी हर दिन और भी चुप होते जा रहे थे। रसोई में चाय बनाना, अखबार पढ़ते हुए सामने वाली कुर्सी की तरफ देखना, बोलते बोलते खुद ही रुक जाना, यह सब अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन इस चुप्पी को घर में किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। और फिर एक शाम जब हल्की सर्दी थी और पेट में तेज भूख का एहसास, सुधीर जी धीमे धीमे कदमों से रसोई में चले गए। शांति जी के बिना यह रसोई अब उन्हें पराई सी लगती थी, लेकिन आज भूख इतनी थी कि पेट की सुन्नी पड़ी और धीरे से दाल चढ़ाई, चावल धोए, छोटे से भगोने से खिचड़ी अभी चढ़ाई ही थी कि तभी पीछे से शीतल की तेज आवाज गूंज उठी।
पिताजी, आपको थोड़ी देर भी सब्र नहीं होता? ऐसी क्या भूख लग गई थी कि रसोई में खुद घुस आए? सुधीर जी ने पलटकर देखा। शीतल अपने हाथ में मोबाइल लिए थी, लेकिन आंखों में आग बरस रही थी। लोग तो मुझे ही सुनाएंगे। ना देखो, बहू अपने सास ससुर को खाना भी नहीं देती, लेकिन किसी को क्या पता कि मेरा ससुर इतना चटोरा है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। इनकी भूख तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। सुधीर जी के हाथ ठिठक गए। एक पल को उनका चेहरा सख्त हुआ, लेकिन फिर आंखें झुक गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह अपनी बहू से मुंह लगाना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था शीतल वह औरत है जो छोटी सी बात में पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती है। लेकिन सच तो यह था कि सुधीर जी ने सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया था। जब से शांति जी गई, उनकी भूख जैसे खत्म ही हो गई थी। वो चुपचाप दाल में छौंक डालते ही वाले थे कि पीछे से सुजीत की आवाज आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो शीतल? शीतल बिना एक पल रुके पलटी और तेज लहजे में बोली, हुआ क्या है? देख लो अपनी आंखों से, तुम्हारे पिताजी रसोई में घुसकर अपने लिए खिचड़ी बना रहे हैं। पूरी रसोई की हालत देखो, दाल बिखरी पड़ी है, भगोना उबला हुआ है, और पूछो मत, मेरी सारी मेहनत की जगह इन्होंने मिट्टी कर दी है। सुधीर जी भगोने से चुपचाप खिचड़ी निकाल रहे थे। सुजीत ने अपने पिता की ओर देखा और फिर गुस्से में बोला, पिताजी, इतनी क्या भूख लग गई थी कि थोड़ा सा सब्र भी नहीं था आपको? सुधीर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसी थाली में खिचड़ी निकाली, कपड़े से किनारा पोंछा और चुपचाप रसोई से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। पीछे से शीतल की आवाज अब और भी तीखी हो गई। यह सब अब नहीं चलेगा सुजीत, हर दिन नई नौटंकी। अब घर में अगर नहीं तमाशा रहेगा। तो सुजीत ने तुरंत उसे रोका। बस शीतल, अभी चुप हो जाओ। फिर हल्के इशारे में कहा, पड़ जाओ। अभी नहीं शीतल थोड़ी हैरानी सी उसे देखने लगी, लेकिन सुजीत का चेहरा सख्त था। वह बिना और कुछ कहे पलटी और सीढ़ियों चढ़ने लगी। सुधीर जी के कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह किसी के भी सवाल का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, और बाहर सुजीत की आंखें थोड़ी देर तक दरवाजे को घूरती रही, जैसे कुछ सोच रहा हो, कोई फैसला या कोई डर जो अंदर ही अंदर पनप रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या चल रहा था सुजीत के मन में? चलिए जानते हैं। आगे की कहानी में शांति जी को गए कुछ दिन हो चुके थे। घर वहीं था, लोग वहीं थे, पर हर कोना अब खाली लगता था। सब कुछ पहले जैसा था, बस शांति जी नहीं थी। उस रात कुछ अजीब सा था। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। कमरे की दीवारों से टकराकर आती हवा भी ठंडी लग रही थी, लेकिन सुधीर जी की आत्मा बेचैन थी। वो करवटें बदलते रहे, पर नींद मानो कहीं दूर खड़ी उन्हें ताक रही थी। आखिरकार उन्होंने धीरे से चादर हटाई, चप्पल पहनी और बिना किसी आहट के सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। छत पर जहाँ कभी अपनी पत्नी के साथ अनगिनत रातें बिताई थी। दरवाजा खोला तो एक हल्की हवा ने चेहरा छू लिया, जैसे कोई पुरानी पहचान मुस्कुराकर कह रही हो, आ गए आप। वो मुस्कुराए, उठे। छत पर वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी अब भी कोने में रखी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सुधीर जी ने पास जाकर कुर्सी खींची और बैठ गए। सिर पीछे टिकाया और ऊपर आसमान की ओर देखा। चांद आज भी पूरा था, वैसा ही चमकता हुआ, पर उसकी रोशनी में अब कोई मुस्कान नहीं थी। एक सांस अंदर खींची और आंखें खुद ब खुद भीगने लगी। उनकी नज़र बगल की खाली कुर्सी पर गई, वहीं जहां कभी उनकी पत्नी शांति जी बैठा करते थे, और फिर स्मृतियों की परतें खुलने लगी। सुनिए शांति जी, धीमे से कहा, देखो ना आसमान में आज चांद कितना साफ है। सुधीर जी के कंधे से लगकर बैठी थी, सिर उनकी बाह पर टिका हुआ और आंखें चांद की उजली रोशनी में डूबी हुई। सुधीर जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, और मेरी मुस्कान भी तो उसी में झलक रही है। शांति जी ने हल्के से पलकें झपकाई। होठों पर एक धीमी पर बेहद प्यारी मुस्कान उभरी। अगर कभी मेरी यह मुस्कान चली गई ना, तो यह चांद भी तुम्हें सोना लगने लगेगा। सुधीर जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। उस रात हवा थोड़ी ठंडी थी, पर उनके बीच एक अजीब सी गर्माहट थी जो शब्दों से नहीं, सिर्फ साद से महसूस होती थी। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था और जमीन पर 2 दिल मौन होकर भी सब कुछ कह रहे थे। सुधीर जी की आंखें अब बगल की कुर्सी को देख रही थी, पर चेहरा थोड़ा और शांत हो चला था। उन्होंने धीरे से दाएं हाथ को बढ़ाया,
जैसे फिर एक बार शांति जी की उंगलियों को थामने की कोशिश कर रहे हो। हवा एक झोंके में उनके सफ़ेद बालों को सहला गई, मानो कह रही हो, मैं यही हूँ। उन्होंने सिर दीवार से टिका लिया, आंखें धीरे धीरे मूहने लगी और फिर न जाने कब नींद ने उन्हें अपनी अघोर में भर लिया और वह वहीं अपनी शांति की यादों में खोए हुए छत पर उस चांदनी में सो गए। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि अचानक उनकी नींद खुल गई। भीतर कहीं बेचैनी सी उठी थी, गला सूख रहा था और सांस कुछ भारी सी लग रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा, पानी की बोतल ढूंढी लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर धीरे धीरे वो छत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, जैसे कोई अपने ही घर में चुपचाप चल रहा हो कि कोई जाग न जाए। कि अचानक एक धीमी आवाज उनके कानों तक आई। वो वहीं रुक गए। आवाज सुजीत के कमरे से आ रही थी। जी हैरान थे, इतनी रात को सुजीत और शीतल अभी तक जाग क्यों रहे हो। अभी वह नीचे उतरने लगे ही थे, तभी कमरे के भीतर से आते सुजीत की धीमी मगर बेहद स्पष्ट आवाज ने उनके पूरे वजूद को जर कर दिया। तुम बेफिक्र रहो शीतल, अब कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। जो होना था हो चुका, अब जी भी कुछ नहीं कर सकते। सुधीर जी की सांसें जैसे एक पल को थम गई। वो सीढ़ियों की ओट में छिपे हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जो अगला शब्द उनके कानों से टकराया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक पल को सुधीर जी को लगा कि जैसे उनका दिल धड़कना भूल गया हो। उनका शरीर कांपने लगा, आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए। उनकी शांति जिसे उन्होंने अपने हाथों से विदा किया था वो सच में सोई नहीं थी, सुला दी गई थी, और वह भी उसी बेटे के हाथों जिसकी एक मुस्कान के लिए शांति जी सारी दुनिया से लड़ जाती थी। सुधीर जी वहीं सीढ़ियों पर टिके रहे। कमरे के भीतर हंसी की एक धीमी परत अब भी तैर रही थी और बाहर एक पिता की आत्मा बिखर रही थी। बिना आवाज के, बिना आंसुओं के, किसी तरह खुद को संभालते हुए वह धीरे धीरे नीचे उतर गए। हर कदम अब भारी लग रहा था। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा भीतर से बंद किया और दीवार पर टंगी शांति की तस्वीर की ओर एक तरफ देखते हुए सुधीर जी की आंखें बस यही पूछ रही थी, क्यों नहीं पहचाना? मैंने उस सुबह तुम पर क्या बीती थी? कैसे तुम अपने ही कोने से जन्मे बेटे और उसकी पत्नी की नफरत का शिकार बने और मैं बस प्यार की मिठास में उलझा रहा। यह शब्द उनके होठों से नहीं, उनकी आत्मा से निकल रहे थे। वो वहीं बैठकर फुर फुर कर रो पड़े। सुबह हो चुकी थी और इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो आंसू एक निर्णय से बह रहे थे। आंसुओं को पोंछते हुए सुधीर जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोले, अब मैं चुप नहीं रहूंगा शांति, अब करूंगा जो शायद दुनिया में किसी बाप ने कभी नहीं किया होगा। यह कहते हुए वह उठे और सीधे अलमारी की ओर बढ़े। जैसे ही अलमारी खोली उनकी आंखों से आंसू गायब हो चुके थे। अब वहाँ सिर्फ एक आग और एक निर्णय जो सिर्फ सुधीर जी नहीं बल्कि एक टूटे हुए पति ने लिया था अपनी पत्नी के। उन्होंने धीरे से अलमारी में रखी एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें कुछ दस्तावेज थे। फाइल को उन्होंने एक पुराने कपड़े के थैले में रखा और कांपते हाथों से उसकी गांठ बांधी। मगर इस बार वह कंपन डर का नहीं था बल्कि एक पिता की आत्मा में उठे तूफान का संकेत था। सुधीर जी दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते ठिठक गए। मन ही मन बोले, नहीं, जाने से पहले यह एक काम करना होगा। अब वक्त आ गया है उस चीज का जिसे मैंने कभी शांति की बात मानकर रोक दिया था। और फिर वे चुपचाप पलटे। फिर जो सोचा वही किया। एक चुप रह जाने वाला सच जो अब साक्षी बनेगा। उन्होंने एक बार फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर कमरे के दरवाजा खोला और धीमे कदमों से किसी परछाई की तरफ पूरे घर से गुजरते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रात में अकेले निकल पड़े उस रास्ते पर जहां अब ना कोई बेटा था, बस एक सवाल था जिसका जवाब उन्हें अब इस दुनिया से नहीं खुद से लेना था। उनके पैरों के नीचे जमीन थी लेकिन मन में सिर्फ आग, और उस थैले में उनके हाथों में एक ऐसा दस्तावेज था जो अब उनके मरने के बाद नहीं, जीते जी कुछ रिश्तों को बेनकाब करने वाला था। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में फैल रही थी। शीतल धीरे सी उठी और आतन अपने ससुर के कमरे की ओर झांकी, लेकिन जैसे ही अंदर देखा उसका चेहरा खिल उठा। कमरा खाली था, तकिया सीधा रखा हुआ, चादर तहकी हुई और वह कपड़े का थैला भी नहीं था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई, मानो किसी पुराने बोझ से अचानक मुक्ति मिल गई हो।
वह तेजी से अपने कमरे में गई और सुजीत की चादर खींचते हुए बोली, सुनो, आज का दिन बहुत अच्छा है। सुजीत ने करवट बदलते हुए झुंझलाहट कहा, अरे अब क्या हो गया, सुबह सुबह सोने दो, थोड़ा पूरी रात नींद नहीं आई। शांति ने ठंडी सांस लेकर आंखें मटकाई, पहले मुझे एक जोर की चुटकी काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। सुजीत गुस्से से बोला, तुम सीधी बात क्यों नहीं करती, दिमाग मत खराब करो। शीतल अब जोर से मुस्कुराई, जो मैं कहने जा रही हूँ ना सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। सुजीत चौंका, अरे बाबा बोल भी दो। अब फिर शीतल खुशी से बोली, तुम्हारा वो बुढ़ा बाप घर छोड़कर चला गया है। सुजीत झटके से उठ बैठा, क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसे कैसे चला जाएगा, पास ही गए होंगे, अभी आ जाएंगे। शीतल ने हट चबाते हुए सिर हिलाया, नहीं, मैंने उनकी अलमारी देखी है, उनके कपड़े थैला कुछ भी नहीं है, वहाँ लगता है इस बार पक्के से चले गए हैं और अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। फिर वो चहकती हुई बोली, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। सुजीत अब यह घर हमारा है, मैं इसकी मालकिन और तुम इसके मालिक। शीतल की बात सुन सुजीत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन उसको कोई खुशी नहीं थी, ना ही कोई राहत। वो खामोश था, पर शीतल की आंखों में नाचती सत्य उसके भीतर की सच्चाई और नंगा कर रही थी। शीतल अब पूरे घर में घूम घूम कर मुस्कुरा रही थी, अब देखना, यह पुराना पलंग भी निकलवाती हूँ और रसोई की टाइल्स बदलवाऊंगी। सालों से इस घर में जो सराहना थी अब ना हटेगी। इसकी आंखें अब घर के सामान को नहीं जायदाद के देख रही थी। सुजीत अब भी चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसे कहीं चले जाएंगे। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। उसकी उंगलियों अनजाने में ही तकिए के किनारे को मसल रही थी, मानो दिमाग में कोई सोच बुरी तरह से उभर रही हो। पर शीतल को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, अब ना कोई टोका टोकी, ना कोई निगाहें, अब यह घर हमारा है और अब हम करेंगे सब कुछ अपने हिसाब से। अगले दिन शीतल रसोई से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने उसकी माँ सुमन जी खड़ी थी, पसीने से भींगी, चेहरा थका हुआ, लेकिन शीतल की आंखों में चमक देख मुस्कुरा पड़ी। अरे वाह, लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है, इतनी खिली खिली लग रही है तो कहीं तेरी सास के साथ साथ ससुर भी लुढ़क तो नहीं गए। शीतल ने खिलखिलाया कर हंसते हुए कहा, माँ आप भी ना, ऐसी किस्मत कहाँ मेरी, लेकिन हाँ, वह बुढ़ा अब यह घर छोड़कर जा चुका है और अब पूरा घर मेरा है। सुमन जी की आंखों में चमक आ गई, तूने तो वाकई बाजी मार ली बेटी, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। इतने में सुजीत भी वहाँ आ गया। जैसे ही उसने अपनी सास को देखा, मुस्कुराए पैरों की ओर झुका और बोला, माँ जी बहुत अच्छा किया आप आ गए, अब तो सच में बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। शीतल ने चहकते हुए कहा, सुजीत तुम ऐसा करो, माँ के लिए नीचे वाले कमरे ही कुर्सी लगवा दो, मैं अभी पानी लाती हूँ। सुजीत ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और हाँ, मैं समोसे लेने जा रहा हूँ। शीतल ने मुस्कुराते हुए झट से कहा, सुनो, माँ को ढोकला बहुत पसंद है, वो भी ले आना, और हाँ, कोई बढ़िया सी मिठाई भी ले आना, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन तो बनता है। सुजीत ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, ठीक है, लाता हूँ सब कुछ, और फिर वह बाहर चला गया। वहीं सड़कों पर जहाँ सुधीर जी नहीं थे, लेकिन उनकी परछाई हर मोड़ पर मौजूद थी, उधर शीतल अपनी माँ सुमन के साथ बेफिक्र से सुधीर जी के कमरे में जा बैठी। जिस कमरे की दीवारों से बरसों से शांति जी और सुधीर जी की यादें बसी थी, वहाँ अब हंसी, ठिठोली और स्वार्थ के गीत गूंज रहे थे। लेकिन क्या सच में सब कुछ अब उनके मुताबिक से था, या उस कमरे की दीवारें भी अब कुछ सुन और देख रही थी, जो शायद किसी दिन बोल उठे। थोड़ी ही देर में सुजीत समोसे, मिठाई और सुमन जी की पसंद का ढोकला लेकर आया। फिर तीनों सुधीर जी के कमरे में आराम से बैठे थे, जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर लौटे हो। सुमन प्लेटें सजाने लगी, सुजीत बोतल से ड्रिंक ढाल रहा था और सुमन जी कुर्सी पर विराजमान। पूरे माहौल में अब एक ठंडी सी राहत थी। इस बीच सुमन जी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे बेटा तुम दोनों को मानना पड़ेगा, इतनी बखूबी से तुमने सब कुछ कर डाला, मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता। सुजीत को तुमने शीतल के साथ मिलकर अपनी माँ को ऊपर पहुँचा दिया। कमरे में पल भर को एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर शीतल ने खिलखिलाकर कहा, थका होगा
कैसे माँ, आखिर प्लानिंग तो आपकी थी और इतनी परफेक्ट कि सब कुछ जैसे से रिहर्सल के मुताबिक ही हुआ। सुमन जी ने स्नेह भरी चालाक मुस्कान के साथ शीतल की पीठ थपथपाई और बोली, बेटा तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू ही तो है मेरी असली ताकत, बाकी सब तो बस मोहमाया है। शीतल की आंखों में घमंड तैरने लगा, पर फिर थोड़ा संजीदा होते हुए बोली, माँ पर उस दिन हम दोनों सच में डर गए थे। जैसे ही मैं उन्हें वो इंजेक्शन देने लगी, अचानक मेरी सांस की आंखें खुल गई। वो चीखने ही वाले थी कि सुजीत ने झपट कर उनका मुंह बंद कर दिया। सुमन जी चौंकी। क्या फिर क्या हुआ? बस इस बार सुजीत बोला, आवाज में अब भी हल्की थरथराहट थी। माँ जी, उस वक्त सबसे बड़ा डर यह था कि जैसे ही सब कुछ हुआ, बाहर से उस बुढ़े की आवाज आ गई थी। वो लौट आया था मॉर्निंग वॉक से और जल्दीबाजी में वो इंजेक्शन की शीशी मेरे हाथ से छुटकर पलंग के नीचे जा गिरी। वही बात हमें खाए जा रही थी कि इतने दिन से शीतल ने हंसते हुए बात पूरी की, लेकिन जैसे ही वह बुढ़ा घर छोड़कर गया, हमने चैन की सांस ली और वह शीशी भी हमें मिल गई। सुमन जी ने हंसते हुए ताली बजा दी। चलिए, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और फिर तीनों की हंसी उस कमरे की दीवारों में गूंजने लगी, बिल्कुल बेधड़क, निर्दय और आत्मा को सन कर देने वाले। लेकिन क्या वाकई यह अंत भला था या कोई परछाई अब धीरे धीरे लौट रही थी, जो इन तीनों की हंसी की को किसी तूफान में बदल देगी? और उधर दूसरी ओर सुधीर जी अब वह सब कर चुके थे जिसकी उनके बेटे बहू ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस घर को वह लूट बैठे थे, जिस माँ को उन्होंने मार डाला और जिस पिता को उन्होंने सिर्फ बोझ समझा था, वो पिता अब उसी बोझ को राख से एक चुपचाप तूफान उठा चुके थे। कहते हैं ना, जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो, उनके पास खोने को कुछ नहीं बचता, पर करने को बहुत कुछ होता है। जी के थैले में ना सिर्फ दस्तावेज थे, बल्कि उनकी आत्मा की आग भी थी। वो अब सिर्फ एक दुखी पति या टूटा हुआ बाप नहीं थे, वो अब इंसाफ की कहानी लिखने निकलने थे। ऐसी कहानी जिसमें कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई उंगली नहीं उठाएगा, बस एक दिन पूरा सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और वह दिन अब दूर नहीं था। एक सादा सा लेकिन पुराना और गहरा लकड़ी का ऑफिस था। वो दीवारों पर कानून से जुड़ी किताबें, पुरानी फाइलों की गंध और एक नीली रोशनी वाले टेबल लैंप। जी एक बेंच पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में थकान और हाथों में वह थैला जो अब हत्यारे बेटे का बेनकाब करने की चाबी बन चुका था। उनके बगल में बैठा था उनका पुराना और वफादार दोस्त सुधीर, सफ़ेद झकबाल आंखों में चिंता और होठों पर सच्ची दोस्ती। और सामने मेज के उस पार बैठा था वकील श्रीमान अग्रवाल, एक शांत, गंभीर और अनुभवी वकील, जिनकी कलम अब शायद एक इंसाफ की दास्तान लिखने वाली थी। वकील ने धीरे से दस्तावेज उठाया, चश्मा ठीक किया और पन्ने पलटते हुए बोला, सुधीर जी, आप पूरी तरह निश्चिंत है ना? आप अपनी पूरी संपत्ति इस ट्रस्ट के नाम करना चाहते हैं, जो वृद्धों के लिए काम आता है, और इस घर के नाम पर भी बेटे और बहू का कोई दावा नहीं है। सुधीर जी ने एक गहरी सांस ली और फिर नजरें झुकाकर बोला, हाँ, अब मेरी दुनिया में मेरी शांति नहीं रही, और बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन मेरी शांति को मुझसे छीन लिया। सुधीर जी की आंखें नम हो गई। वह पहली बार अपने दोस्त सुधीर जी की आवाज में वह घुटन और आहत आत्मा को सुन रहा था, जिसे शायद अब तक कोई समझ ही नहीं पाया था। सुधीर जी ने फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, बस इतना कर दीजिए कि मेरे बाद यह घर उन बेसहारा बुजुर्गों का हो जिनके बच्चे उन्हें भी ऐसे ही किसी दिन धक्का दे देंगे, लेकिन मेरी तरह वह भी अकेले ना रोए, अकेले ना मरे। वकील ने सिर झुकाया, जैसे एक पिता के दुख के आगे कानून भी कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वकील श्री अग्रवाल ने दस्तावेजों की एक मोटी फाइल सुधीर जी के सामने रखी, फिर चश्मे को थोड़ा और आंखों से सटा लिया और पन्ने पलटते हुए बोले, जैसा आपने कहा सुधीर जी, मैंने सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। उन्होंने अपनी कलम उठाई, फाइल को सुधीर जी की ओर सरकाया और गंभीर स्वर में कहा, बस अब इन कागजों पर आपके दस्तखत चाहिए। उसके बाद इस संपत्ति पर आपके बेटे और बहू का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, ना घर पर, ना बैंक खाते पर, ना जायदाद पर। कमरे में कुछ क्षणों को सन्नाटा छा गया। सुधीर जी ने चुपचाप अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखा, जो उन्होंने अपनी जेब में रखी हुई थी। उस तस्वीर को अपनी हथेली में दबाते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो कोई भारी पत्थर उठाने जा रहे हो। उन्होंने कलम उठाई
कांपते हाथों से, लेकिन अब इरादे के साथ उन्होंने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। वो हर अक्षर जैसे शांति जी के लिए इंसाफ, अपने अपमान का जवाब और एक टूटे हुए भरोसे की कीमत चुका रहा था। हस्ताक्षर पूरा होते ही वकील ने सिर हिलाया और कहा, अब यह घर, यह नाम और यह सम्मान उन्हें मिलेगा जो वाकई इसके हकदार होंगे। सुधीर जी ने चुपचाप बैठे थे, पर उनकी आंखों में गर्व था कि उसका दोस्त अब भी टूटा नहीं है, बल्कि एक नई लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। वकील से फाइल लेकर सुधीर के दोस्त ने उसे थैले में सहेज कर रखा। फिर सुधीर जी के साथ धीमे कदमों से ऑफिस के बाहर निकले। दरवाजा से निकलते ही उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और पुराने मोबाइल को निकालते हुए एक लंबी सांस ली, जैसे किसी बड़े मोर्चे पर आखिरी बिगुल बजाने जा रहे हो। सुधीर जी के हाथों में अब कंपन नहीं था। वो कांपना तो तब था जब बेटे की नफरत झेली थी, अब तो सिर्फ एक आग थी, और उस आग में जलता एक निर्णय। जिन्होंने धीरे से कहा, चल सुधीर, अब वक्त आ गया है उस औलाद को सबक सिखाने का जिसने अपनी माँ की कोख को ही दागदार कर दिया। सुधीर जी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ विश्वास भी कि आज दोस्त अकेला नहीं है। जिसने वही पुराना नंबर मिलाया, इंस्पेक्टर अनिल का फोन की। दूसरी तरफ जैसे ही कॉल आए, फोन के उस पार से इंस्पेक्टर अरुण की आवाज आई, आप निश्चिंत रहिए, पुलिस वक्त पर पहुंच जाएगी। अब वह दोनों नहीं बचेंगे। जो आपने सहा उसका हिसाब अब कानून देगा। बस आप घर लौट जाइए और आगे का काम हम पर छोड़ दीजिए। सुधीर जी ने फोन काटा और एक गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा। शांति, अब तू देख ना, तेरे कातिल चैन से नहीं जी पाएंगे। उनके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, बस एक चुप्पी थी जिसमें तूफान पल रहा था। और उधर घर के अंदर अब भी जश्न का माहौल था, लेकिन यह कोई त्योहार का नहीं, बल्कि लोभ और जीत के नशे का जश्न था। शीतल अपनी सास शांति जी की अलमारी के सामने बैठी थी, एक एक गहने निकालकर खुद पर पहनकर देख रही थी, मानो वो किसी पुराने बक्से में से बचपन के खिलौने निकाल रही हो। माँ देखो ना, यह अंगूठी। अपने एक हीरे की अंगूठी निकालकर चमकते हुए कहा, आपके हाथ में तो कमाल की लगेगी। सुमन जी पास आकर बैठ गई और उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनते हुए बोली, सच में यह तो बहुत सुंदर है। जब वह बुढ़िया अब रही ही नहीं तो क्यों ना इसे उसकी बहू की माँ ही संभाल ले। तीनों ही हंसी कमरे में गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जिसमें ना इंसानियत थी, ना रिश्तों की कोई गरिमा। शीतल ने अब हार निकाल लिया और गले में डालते हुए आईने में खुद को निहारा। अब तो मैं सच में एक घर की रानी लग रही हूँ। माँ सुमन जी ने चुटकी ली, रानी ही नहीं, महारानी, और तेरा सुजीत भी तो किसी राजा से कम नहीं। और कमरे में ठहाकों की गूंज फैल गई। सुमन जी ने अंगूठी को एक बार फिर से देखा और बोले, अब इस घर पर बस तुम दोनों का हक है। लेकिन तभी ठहाकों के बीच जैसे वक्त थम गया। मुख्य दरवाजे पर एक साया खड़ा था और वह कोई और नहीं, सुधीर जी थे। उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी कठोरता थी। उनकी आंखें जैसे सब कुछ चीर कर देख रही थी। शीतल की आंखें अब फटी की फटी रह गई थी। सुजीत की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पिताजी, सुजीत ने कांपती आवाज में कहा, फिर थोड़ा रुककर बोला, कहा चले गए थे, आपको मैंने कितना ढूंढा। जी ने एक पल भी गवाए बिना तेज आवाज में कहा, बस अब एक शब्द भी मत बोलना, बंद कर अपनी यह नटंगी और यह झूठा दिखावा। उनका स्वर इतना तीखा था कि सुमन जी तक की हंसी पल में गायब हो गई। आज पहली बार मैंने देखा कैसे इंसान की शक्ल में हैवान भी मुस्कुरा सकते हैं। तुम सब जहाँ जश्न मना रहे हो, लेकिन अब बहुत हुआ। और फिर वो कमरे के अंदर आए और टेबल पर रखे गहनों को देखा। यह सब गहने मेरी शांति के हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की? अब तुम सब तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। उनके मुंह से इतना सुनना था कि तभी सुजीत चिल्लाकर बोला कि अपना पागलपन अपने पास रखो और निकल जाओ अब यहाँ से। इस घर में अब मेरा और शीतल का हक है। ऐसा बोले उसने अपने पिता के हाथ को पकड़ा और धक्का मारकर बाहर करने ही वाला था। तभी शीतल भी बोले, बड़ा आया हमें जेल में डालने वाला। लेकिन तभी सुधीर जी ने उसका हाथ झटका कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया
और बोले, खबरदार, अपने गंदे हाथों से अगर मुझे छुआ तो तेरे यह हाथ ही तोड़ दूंगा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ऐसी आग थी जो सब कुछ साफ कर देने की तैयारी थी। और तभी घर के बाहर एक सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस आ चुकी थी। सुधीर जी कुछ कदम आगे बढ़े और अब उनकी आवाज़ में वो कंपन था जो पत्थर को भी चीर दे। और रही बात इस घर पर हक की, उन्होंने सीधे शीतल और सुजीत की आंखों में देखते हुए कहा, तो सुन लो, अब इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी मेहनत, अपनी शांति की यादें से सजे इस घर को अब उस ट्रस्ट के नाम कर दिया है जहाँ कोई भी बेटा अपने माँ बाप से ऐसा धोखा नहीं कर पाएगा। और हाँ, मेरी शांति की हत्या को जो नेचुरल डेथ कहकर तुम दोनों ने दबाया, अब उसके सबूत मेरे पास है। तुम्हारे अपने घर से तुम्हारी अपनी करने की गूंज, जिसमें तुम तीनों की वह बातें हैं जो तुम हंस हंस कर कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला। यही वह गवाह है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जिसे शांति ने मना कर दिया था लगाने से, पर आज उसी ने तुम तीनों की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ मुड़े और दरवाजे पर इंस्पेक्टर अरुण पहले से खड़े थे। अब इंसाफ बोलेगा, तुम दोनों सिर्फ सुनोगे। इंस्पेक्टर अरुण ने सुधीर जी को एक आश्वस्त नज़र से देखा और फिर कदम आगे बढ़ाए। उनके पीछे 2 कांस्टेबल थे, एक के हाथ में कैमरा था और दूसरे के हाथ में गिरफ्तारी का वारंट। शीतल और सुमन की आंखें फटी की फटी रह गई। सुमन की हंसी अभी कुछ पल पहले कमरे में गूंज रही थी, अब उसका चेहरा सफेद चादर की तरह पड़ा था, जैसे उसकी नसों से सारा खून सूख गया हो। इंस्पेक्टर, यह क्या मजाक है? सुजीत ने घबराई आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्द भी कांप रहे थे। इंस्पेक्टर अरुण ने उसकी तरफ देखा और कहा, मजाक तो तब था जब तुम लोग मिलकर एक माँ की सांसें छीन रहे थे। अब यह इंसाफ। शीतल ने गहनों से भरे हाथ कांपते हुए पीछे कर ली। उसका चेहरा अब डर और गलानी की घुटन से थरथरा रहा था। सुमन बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। उसने जैसे ही कदम पीछे हटाए, एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। आपको गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 320 और 2001 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। हत्या, षड्यंत्र और सबूत मिटाने की साजिश। शीतल जैसे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हंसी अब एक बदहवासी में बदल चुकी थी। नहीं, यह झूठ है, हमने कुछ नहीं किया। सुजीत वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर ना कोई गुरूर था और ना अपने पिता की तरफ देखने की हिम्मत, क्योंकि वह जानता था अब कोई बचाव नहीं। सुमन की चुप्पी, शीतल का चिल्लाना और सुजीत की झुकी हुई गर्दन अब किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर रही थी, कितना नीचे गिर सकता है एक इंसान जब उसका लालच अपनों से बड़ा हो जाए। पुलिस उन्हें ले जा चुकी थी। सुधीर जी कुछ देर तक उसी जगह खड़े रहे जहां शांति जी बैठा करते थे। मुस्कुराती थी। उन्होंने धीरे से जेब से शांति की तस्वीर निकाली, वो तस्वीर जो हमेशा उनके पास रहती थी, और उसको देख बोले, देखो शांति, तेरे सुधीर ने हार नहीं मानी। तेरे लिए तेरे नाम की वह इज्जत बचा लाया है जो इन 4 दीवारों से बहुत बड़ी है। सुजीत अब खिड़की से झांक रहा था, लेकिन इस बार उसकी रोशनी किसी जीत की तरह लग रही थी। सुधीर जी को अब एक सुकून था कि अब उनकी शांति को इंसाफ जो मिल गया था। इस कहानी के अंत में एक सवाल हर दिल को चीर जाता है, क्या सच में औलाद इतनी बदल सकती है? माँ बाप का वह धूप है जो खुद जलते हैं ताकि उनके बच्चे छाया पा सके, लेकिन जब वही बच्चे उनके बुढ़ापे में अंधेरा बन जाए तो इंसान नहीं, इंसानियत मर जाती है। जिन हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया, वही हाथ अगर थरथराते हुए खाना पकाए तो वह सिर्फ थकान नहीं होती, वो उस रिश्ते की अंतिम सांस होती है। यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं है, यह उन लाखों माँ बाप की सच्चाई है जो आज भी घरों में चुपचाप आंसू पीते हैं अपने ही बच्चों की बेरुखी देखकर। अगर आपके माता पिता जिंदा है तो उन्हें सिर्फ जिंदा ना रहने दे, उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद जो खामोशी घर में घुसती है वह सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। उनके जाने के बाद पछताने से बेहतर है आज उन्हें गले लगाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का साथ सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक वरदान है।
कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।